डावोस जा रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, लेकिन उनका प्लेन एयरफोर्स वन टेक ऑफ के बाद बीच हवा में लौट आया। वजह एक मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या। अब सोचिए, वो आदमी जो पूरी दुनिया को तराजू पर तौलता है, जिसके एक ट्वीट से बाजार हिल जाते हैं, वो खुद एक छोटी सी खराबी से रुक जाता है। क्या ये संकेत है कि सत्ता कितनी नाजुक होती है? डावोस में ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अपनी धमकियां दोहरानी थीं, लेकिन अब देरी हो गई। यूरोपियन यूनियन पहले ही कह चुका है कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़रें गलत हैं। क्या ये प्लेन की समस्या असली है या कोई राजनीतिक ड्रामा? आम अमेरिकी तो सोचेगा, हमारे टैक्स के पैसे से चलने वाला प्लेन इतना कमज़ोर कैसे? ये खबर हमें याद दिलाती है कि सत्ता के ऊंचे आसनों पर बैठे लोग भी गिर सकते हैं। और अब अगली खबर, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। उससे पहले अगर आप हमारे इस नए चैनल द रविश कुमार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस देश और राज्य से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पट चल सके। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से कहा है कि संभावित इन्वेजन की तैयारी करें। ट्रंप की धमकियां अब हद पार कर रही हैं। वो कहते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। क्या ये वर्ल्ड वॉर 2 की वापसी है? 2026 में हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन ट्रंप 19वीं सदी की सोच के साथ चल रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोग जो आर्कटिक की ठंड में जीते हैं, अब डर में हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है अनफ्लिंचिंग रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन भारत जैसे देशों को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि ट्रंप की टैरिफ भारत पर भी लग सकती हैं। रूसी तेल पर 500% टैरिफ की धमकी पहले ही आ चुकी है। सत्ता के ये खेल आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। क्या ट्रंप का ये रवैया दुनिया को नई जंग की तरफ ले जाएगा? सोचिए। देश के प्रतिष्ठित सरकारी विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती की गई है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों के विज्ञापन अखबारों के पहले पन्ने पर चमक रहे हैं। क्या शिक्षा अब सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास बैंक बैलेंस है? जो गरीब बच्चा एकलव्य की तरह पढ़ना चाहता है, उसके अंगूठे अब लाइक और शेयर में व्यस्त कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप ने तर्क की क्षमता खत्म कर दी है। आज दाल और सब्जियों की कीमतें फिर से आसमान छू रही हैं। जब आप अपनी थाली देखते हैं तो क्या आपको उसमें पोषण दिखता है या केवल मजबूरी? मध्यम वर्ग अब पनीर से आलू और आलू से केवल चटनी पर आ गया है। सरकार इसे ग्लोबल सप्लाई चेन का दोष बताती है, लेकिन क्या ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ गरीब की थाली पर ही हमला करती है? कॉरपोरेट मुनाफे बरक रहे हैं और आपकी थाली सिकुड़ ढह रही है। अस्पतालों के बाहर की लाइनें कम नहीं हुई हैं, बस अब वहां हाथ में पर्चे की जगह डिजिटल हेल्थ कार्ड आ गया है। कार्ड तो स्मार्ट हो गया, लेकिन क्या बेड बढ़े? क्या वेंटिलेटर चले? गांवों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर आज भी ताले लटके हैं या वहां मवेशी बंधे हैं? तकनीक अच्छी है, लेकिन तकनीक डॉक्टर का विकल्प नहीं हो सकती। हम डेटा में तो स्वस्थ हैं, लेकिन हकीकत में बीमार। 2026 आ गया है, लेकिन किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं और अपनी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आय दोगुनी कर दी, किसान कहता है कि उसकी लागत चौगुनी हो गई। यह गणित का खेल है या किसान के साथ छल? जब तक किसान के हाथ में उसकी मेहनत का सही दाम नहीं आएगा, देश का पेट तो भरेगा, लेकिन किसान का घर खाली रहेगा। 2026 में अग्निवीर योजना के पहले बैच के बाहर आने का समय नज़दीक है और देश भर के छावनियों के बाहर एक अजीब सी खामोशी है। वो युवा जो 4 साल पहले देश सेवा के जज्बे के साथ भर्ती हुए थे, आज अपनी पहचान को लेकर डरे हुए हैं। क्या 4 साल बाद उन्हें वाकई वो सम्मान और रोजगार मिलेगा जिसका वादा किया गया था? सरकार कहती है कि उन्हें कॉरपोरेट में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन क्या एक सैनिक को सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए तैयार किया गया था? इस योजना ने सेना के उस पुराने ढांचे को बदल दिया है जिसने दशकों तक गांवों के युवाओं को एक स्थायी भविष्य दिया था। आज लड़का फौज में जाने की तैयारी तो करता है, लेकिन उसके मन में वो भरोसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। सेना केवल नौकरी नहीं थी, वो एक सामाजिक सुरक्षा थी जिसे अब अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर तब्दील कर दिया गया है। जब सुरक्षा बल ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल आज हर उस घर में पूछा जा रहा है जहां का लड़का सुबह 4 बजे दौड़ने जाता है,
लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे केवल एक बजट प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। क्या हम अपनी सेना की ताकत को केवल पैसों के तराजू पर तौल सकते हैं? 2026 में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर सड़कों पर है, लेकिन सरकार इसे टालने के बहाने ढूंढ रही है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह इस देश की उस सच्चाई को जानने की कोशिश है जिसे दशकों से पर्दे के पीछे रखा गया। आखिर क्यों हम यह नहीं जानना चाहते कि देश के संसाधनों पर किस वर्ग का कितना कब्जा है? क्या विकास की गंगा वाकई उस आखिरी आदमी तक पहुंची है, या वह बीच में ही कहीं मुड़ गई है? जब तक हमारे पास सही डेटा नहीं होगा, हम आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियां कैसे बनाएंगे? विपक्षी दल इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे समाज को बांटने वाली साजिश बता रहा है। सवाल यह है कि क्या सच जानने से समाज बंटता है या झूठ पर टिकी व्यवस्था से? पिछड़ों और दलितों के हक की बात जब भी आती है तो योग्यता, मेरिट का तर्क सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन क्या असमानता के पहाड़ पर खड़ा लड़का और मैदान में खड़ा लड़का एक समान हो सकते हैं? ये खबर बताती है कि 2026 में भी हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की जेलें आज अपनी क्षमता से 2 गुना ज्यादा भरी हुई हैं और इनमें से 70% से अधिक लोग वो हैं जिन पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। 2026 में भी हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त है कि एक गरीब आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने में पूरी उम्र लग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या होता है जो 10 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष छूटते हैं? उनका परिवार बिखर चुका होता है, समाज उन्हें अपनाता नहीं और उनकी जिंदगी के सबसे कीमती साल सलाखों के पीछे दफन हो जाते हैं। जेलों में बंद अधिकांश लोग वही हैं जिनके पास अच्छे वकील करने के पैसे नहीं हैं। क्या न्याय केवल अमीरों की दासी बन गया है? मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जेलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जनता को लगता है कि अपराधी तो सजा भुगत ही रहे हैं। पर क्या बिना दोष सिद्ध हुए किसी को नरक जैसी स्थिति में रखना सजा नहीं, अत्याचार है? हमारी जुडिशियरी को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि बेल को नियम और जेल को अपवाद कब बनाया जाएगा। आज के दौर में सच को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो गया है। 2026 में फेक न्यूज़ कोई गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित उद्योग बन चुका है। आईटी सेल के कारखाने दिन रात नफरत और झूठ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक गलत वीडियो या फोटो किसी की जान ले सकता है या दंगे भड़का सकता है। तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि अब डीप फेक के जरिए किसी भी नेता या नागरिक का चेहरा बदलकर उसे बदनाम किया जा सकता है। क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है जो इन झूठ के सौदागरों को रोक सके? सोशल मीडिया कंपनियां मुनाफे के चक्कर में इन खबरों को और बढ़ावा देती हैं। जब समाज को सच और झूठ का फर्क महसूस होना बंद हो जाता है तो लोकतंत्र अपनी आत्मा खो देता है। लोग अब वही सच मानते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों को संतुष्ट करता है। यह सूचना का युग नहीं बल्कि भ्रम का युग है, जहां हर मोबाइल एक हथियार बन गया है। कुछ साल पहले जिसे स्टार्टअप इंडिया का बड़ा सपना कहा गया था, 2026 में उसकी चमक फीकी पड़ती दिख रही है। एडुटेक और ई कॉमर्स कंपनियों से हजारों कर्मचारियों को एक ईमेल के जरिए निकाल दिया गया है। वो युवा जो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर इन नए सपनों के पीछे भागे थे, आज सड़क पर खड़े हैं। क्या इन कंपनियों का मॉडल केवल विदेशी फंडिंग पर टिका था? मुनाफे की अंधी दौड़ में मानवीय संवेदनाओं को भुला दिया गया है। हायर एंड फायर की यह संस्कृति भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा सदमा है। सरकार इन कंपनियों को छूट तो देती है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस लेबर कोड नहीं बनाती। जब एक बड़ी कंपनी डूबती है तो केवल निवेशक का पैसा नहीं डूबता, बल्कि हजारों परिवारों का चूल्हा बुझ जाता है। क्या हम एक ऐसे बबल में जी रहे हैं जो कभी भी फट सकता है? शहरों में 5G की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे गांवों में आज भी एक लड़का पहाड़ पर चढ़कर मोबाइल सिग्नल ढूंढता है ताकि वह अपनी ऑनलाइन क्लास ले सके। 2026 में डिजिटल डिवाइड और गहरा हो गया है। सरकार ने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, राशन कार्ड से लेकर खाद की पर्ची तक। लेकिन क्या उस बुजुर्ग महिला के बारे में सोचा गया जिसे अंगूठे का निशान मैच न होने के कारण अनाज नहीं मिल पाता? तकनीक का उद्देश्य जीवन आसान बनाना था, लेकिन ग्रामीण भारत के लिए यह एक नई मुसीबत बन गई है। बिजली की कटौती और कमज़ोर इंटरनेट ने गांवों के बच्चों को शहरों के बच्चों से और पीछे धकेल दिया है। क्या डिजिटल इंडिया केवल कुछ खास शहरों और मॉल के लिए है? जब तक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक यह तकनीक सरल और सुलभ नहीं होगी, तब तक यह केवल एक विज्ञापन रहेगा।
हर साल अप्रैल का महीना आते ही मध्यम वर्ग के अभिभावकों के माथे पर पसीना आ जाता है। 2026 में निजी स्कूलों की फीस में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर जो लूट मची है उस पर कोई लगाम नहीं है। सरकार कहती है कि शिक्षा एक सेवा है, लेकिन हकीकत में यह सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। क्या एक आम आदमी अपनी पूरी तनख्वाह केवल बच्चों की पढ़ाई पर ही खर्च कर देगा? सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि लोग मजबूरी में निजी स्कूलों की तरफ भागते हैं। शिक्षा का यह निजीकरण समाज में एक बड़ी खाई पैदा कर रहा है। जिसके पास पैसा है उसका लड़का अच्छी शिक्षा पाएगा और जिसके पास नहीं है वह पिछड़ जाएगा। क्या ज्ञान पर केवल धनवानों का अधिकार होना चाहिए? दिल्ली और उत्तर भारत के शहर हर साल एक गैस चैम्बर में बदल जाते हैं। 2026 में भी स्मॉग टावर के वादे केवल फाइलों में बंद हैं। लोग अब सांस की बीमारियों के साथ जीने के आदी हो गए हैं। पराली जलाना हो या गाड़ियों का धुआं, समाधान की जगह केवल राजनीति होती है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आरोप लगाता है और जनता घुट घुट कर मरती है। क्या साफ हवा पाना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? सरकारों का सारा ध्यान चुनाव जीतने पर है। पर्यावरण उनकी प्राथमिकता में सबसे नीचे है। अस्पतालों में बच्चों और बुजुर्गों की लाइनें बढ़ती जा रही हैं। हम विकास की कैसी कीमत चुका रहे हैं जहां सांस लेना भी दूभर हो गया है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। ओलंपिक में मेडल आने पर तो सब फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, लेकिन क्या उन खिलाड़ियों के संघर्ष को कोई देखता है? 2026 में भी हमारे एथलीट सुविधाओं के अभाव में टूटे हुए स्टेडियमों में अभ्यास कर रहे हैं। खेल संघों पर राजनेताओं का कब्जा है जो खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं। जब कोई खिलाड़ी न्याय के लिए सड़क पर बैठता है तो उसे अपमानित किया जाता है। क्या खेल का मैदान भी अब राजनीति का अखाड़ा बनेगा? खिलाड़ियों को पोषण और प्रशिक्षण की जगह आश्वासन दिए जाते हैं। अगर हमें खेल की महाशक्ति बनना है तो खिलाड़ियों को सम्मान और स्वायत्तता देनी होगी। मेडल केवल जज्बे से नहीं, व्यवस्था से आते हैं। आज हमारे छोटे शहर भी कंक्रीट के ढेर बनते जा रहे हैं। बिना किसी मास्टर प्लान के बन रही इमारतें और संकरी होती सड़कें भविष्य की आपदा को न्योता दे रही हैं। 2026 में जलभराव की समस्या केवल मुंबई या दिल्ली की नहीं बल्कि हर छोटे शहर की कहानी है। सीवेज सिस्टम फेल हो चुका है और कचरे के पहाड़ हर शहर की सीमा पर खड़े हैं। क्या हम ऐसे शहर बना रहे हैं जहां इंसान गरिमा के साथ रह सके? स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल कुछ सड़कों पर लाइटें लगा दी गई हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी भी पिछड़ा हुआ है। हर बारिश में शहर टापू बन जाते हैं और हम इसे कुदरत का कहर कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। 2026 में भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। यह गर्व की बात है कि हमारा तिरंगा तारों के बीच लहराएगा। लेकिन क्या आपने कभी उस लड़के के बारे में सोचा है जो आज भी हाथ से मैला साफ करने के लिए गटर में उतरता है? विज्ञान की तरक्की का जश्न तब तक अधूरा है जब तक वह इंसान की गरिमा को बहाल न कर दे। हम मंगल पर घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे शहरों में बेघर लोगों के लिए सिर छुपाने की जगह है? अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए विज्ञान के लिए आवश्यक हैं, मगर क्या उसी वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल हम अपनी सड़कों और नालियों को साफ करने के लिए नहीं कर सकते? आज का मध्यम वर्ग अंतरिक्ष की खबरों को देखकर तालियां बजाता है, मगर शाम को जब वह महंगाई और बेरोजगारी की बात करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। तकनीक की उड़ान तभी सार्थक है जब वह समाज के सबसे निचले तबके की जिंदगी में रोशनी लाए। 2026 का सच यह है कि हम आसमान को छू रहे हैं, पर हमारे पैर आज भी अभावों की कीचड़ में फंसे हैं। क्या विज्ञान केवल उपग्रह छोड़ने के लिए है या उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी जो सदियों से हमें जकड़े हुए हैं?
देश भर के सरकारी कर्मचारी 2026 में सड़कों पर हैं। उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। वे पूछते हैं कि जब नेताओं को पेंशन मिल सकती है तो 30 साल सेवा करने वाले कर्मचारी को शेयर बाजार के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है? बुढ़ापे की लाठी कही जाने वाली पेंशन अब अनिश्चितता के भंवर में है। मध्यम वर्ग का लड़का अपने पिता की रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को लेकर डरा हुआ है। सरकार कहती है कि इससे खजाना खाली हो जाएगा, पर क्या बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ करते समय यह खजाना याद नहीं आता? सामाजिक सुरक्षा का यह अभाव एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। बिना पेंशन के एक कर्मचारी का भविष्य केवल अंधेरे में है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक इंसान के जीवन भर की मेहनत के सम्मान का सवाल है। हाईवे और एक्सप्रेसवे की चमक के बीच जरा उन ग्रामीण सड़कों को भी देख लीजिए जो आज भी गड्ढों में तब्दील हैं। 2026 में भी कई गांवों में सड़कें ऐसी हैं कि बारिश होते ही वे कीचड़ का दरिया बन जाती हैं। जब एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, तब पता चलता है कि असली विकास कहाँ खड़ा है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर जनता के पैसे को डकार रहे हैं। घटिया निर्माण के कारण सड़कें एक ही सीजन में उखड़ जाती हैं। लड़का जो शहर पढ़ने जाना चाहता है, उसे इन टूटी सड़कों पर अपनी साइकिल चलानी पड़ती है। क्या बिना मजबूत ग्रामीण सड़कों के हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं?
विकास का पहिया तभी चलेगा जब वह गांव की सड़क तक पहुंचेगा।